हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में साउंड पढ़ लिया था, साउंड कंप्लीट हो गया था और अब हम बात करेंगे सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं। आप देखते हैं कि हमने क्लास 7th में भी देखा था दैट वी हैव रेड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स। हमने हवाओं के बारे में पढ़ा था, स्टॉर्म्स तूफान के बारे में पढ़ा था, साइक्लोन चक्रवात के बारे में पढ़ा था। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि हवाएं चलते हैं, स्टॉर्म्स होता है, साइक्लोन चक्रवात चलते हैं। तो यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो आप देखेंगे कि जो साइक्लोन्स होते हैं, यानी कि जो बेसिकली चक्रवात होते हैं, ये क्या करते हैं, लॉट ऑफ डैमेज यानी कि बहुत सारा नुकसान कर देते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी में, यानी कि लोगों के प्रॉपर्टी में। You also learn that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent। और हम ये भी जानते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इन फिनोमिना से, इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से कुछ हद तक हम अपने आप को बचा लेते हैं, है ना। जब बहुत बड़े साइक्लोन आते हैं, आपने देखा होगा सुनामी आई, तब भी हमने अपने आप को बचाया। तो कहीं ना कहीं से हम क्या करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट करते हैं इन डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना से किस हद तक। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे, वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना। हम इस चैप्टर में 2 और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। दीज आर लाइटनिंग, पहला है लाइटनिंग और दूसरा है अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप। ठीक है, तो वी शैल आल्सो डिस्कस व्हाट स्टेप वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज फिनोमिना। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन को, जो इस फिनोमिना में जो भी मतलब भूकंप के दौरान या बिजली गिरने के दौरान डिस्ट्रक्शन आएंगी, जो भी चीजें हमारे पास होंगी, हम इनसे अपने आप को कैसे सेव करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। चलिए नोट करते हैं। तो अगर बात करें लाइटनिंग की, कि लाइटनिंग में क्या होता है, तो लाइटनिंग का मतलब हो गया बिजली का चमकना या बिजली, ठीक है, गिरना। तो लाइटनिंग के दौरान आप ध्यान में रखना, यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर्स बिकम लूज। आपने देखा होगा जब तारे ढीली हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा स्पार्क आ जाता है, चमक उठ जाती है ना, इलेक्ट्रिक पोल से। तो इस फिनोमिना को कहीं कहीं हम क्वाइट कॉमन है जब विंड ब्लोइंग होती है, बहुत तेजी से हवाएं चल रही होती हैं, तारें हिल रही होती हैं। तो यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। तो आपने देखा होगा कि आपने जब कभी प्लग सॉकेट में इन किया होगा, यानी कि जब आपने क्या किया होगा, प्लग इन किया होगा, कोई भी, आप टीवी की बात करें या आप अपनी इलेक्ट्रिक प्रेस जिसको हम आयरन बोलते हैं इसकी बात करें, कुछ भी हो, है ना, अगर आप उसका सॉकेट जैसे ही इसको सॉकेट में इंसर्ट करते हैं प्लग को, तो कभी कभी अगर लूज होता है ये तो हल्की सी चिंगारी आती है ना, वो स्पार्क आता है। तो लाइटनिंग भी ऐसे ही है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, लेकिन बहुत बड़ा ह्यूज स्केल में होता है, बहुत बड़े स्केल में होता है। ठीक है, क्या होता है लाइटनिंग में, तो इन एशियंट टाइम्स, अगर मैं एशियन टाइम की बात करूं, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क। पुराने जमाने में या पहले के टाइम पे लोगों को इसका ना कारण नहीं पता था, इस स्पार्क के बारे में जान नहीं पाते थे कि क्यों ये स्पार्क हो रहे हैं, ये चिंगारियां क्यों उठ रही हैं। दे वर देयरफॉर अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग एंड दो द wrath ऑफ गॉड वाज विजिटिंग देम। तो वो सोचते थे कि यहाँ पर भगवान का ना कोई प्रकोप है जो उनकी तरफ आ रहा है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइट इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बाय द क्लाउड्स। और अब हम जब धीरे धीरे इस चीज को समझ पाए, धीरे धीरे हमने फिजिक्स देखी है, तो हम ये समझ गए कि बादलों के अंदर जो चार्ज होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ, बादलों के अंदर चार्ज इकट्ठा हुआ, तो ये इकट्ठा होने के कारण क्या होगा, जब ये चार्ज बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाएगा एक जगह पर, तो उसके बाद क्या होगा, लाइटनिंग होती है। तो होता क्या है, चार्ज के कारण ही कहीं ना कहीं लाइटनिंग का फिनोमिना में देखने को मिल रहा है। सो वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हमें लाइटनिंग से घबराना नहीं है, बट वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। पर हमें क्या करना है, ये जो डेडली है यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन डेडली स्पार्क से हमें अपने आप को बचाना है, प्रिकॉशन लेनी है कि कभी इतनी तेजी से अगर बिजली चमकती है या कुछ होता है तो हम अपने आप को कैसे सेव करेंगे, हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं। द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट। तो जो चिंगारियां हैं जो ग्रीक के लोगों को पता लगी, तो एंशिएंट टाइम में द एंशिएंट ग्रीक न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर
is a kind of resin was rubbed with fur, it attracts light objects such as hair. तो हुआ क्या, ग्रीक के लोगों ने 600 बिफोर क्राइस्ट यानी कि 600 BC, है ना, ईसा पूर्व जिसको हम कहते हैं, जब देखा गया तो एम्बर यानी कि एक रेजिन होता है, उस एम्बर को जब रब किया फर के साथ, किसी फर बोल सकते हो आप, किसी बिल्ली के जैसे आप कह सकते हो स्किन के फर के साथ आपने रब किया या बालों के साथ आपने रब किया, तो ये उनको अट्रैक्ट करने लगा, उन्हें अपने आपस में आकर्षित करने लगा, है ना। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और अ पॉलिस्टर क्लोथ योर हैंड हेयर स्टैंड्स ऑन एंड। आपने देखा होगा जब आप ऊन के या फिर पॉलिस्टर के क्लॉथ जैसे हम क्या करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, उतारते हैं, तो हमारे जो हाथों के बाल हैं कई बार ऐसे ऐसे हल्के हल्के से क्या हो जाते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हुए खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों, है ना। और कई बार आपने देखा होगा इफ यू टेक दीज क्लॉथ्स इन डार्क, अगर आप ये कपड़े जो हैं वुलन के या फिर पॉलिस्टर के डार्क में अंधेरे में उतारेंगे तो स्पार्क भी होगा और क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई देता है, चट चट सी आवाज आती है। तो 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिखाया that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena। उन्होंने बोला जो कपड़े से जो स्पार्क आ रहा है और जो आसमान में वो बिजली चमक रही है, ये दोनों के दोनों सेम फिनोमिना से हो रही है, यानी कि ये दोनों के दोनों समान प्रक्रिया है। However, it took 2000 year of this realization to occur। हालांकि इस चीज को 2000 साल लग गए रियलाइजेशन में कि ऐसा कैसे होता है, ये रियलिस्टिक मोड में आने के लिए। सो बूजो कह रहा है आई वंडर व्हाई दीज they took so many years to realize the similarity। तो वो जो कह रहा है मुझे थोड़ा सा अचंभा हो रहा है कि इन्होंने इतने साल क्यों ले लिए ऐसे रियलाइजेशन करने के लिए। तो पहली कह रही है साइंटिफिक डिस्कवरीज आर रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल, इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम। तो पहली कहती है बूजो को कि ऐसा नहीं है, कई बार साइंटिफिक जो डिस्कवरीज होती हैं वो जो है वो बहुत लंबे समय से और बहुत सारे लोगों के योगदान से तब जाके एक डिस्कवरी पूरी हो पाती है। इसके पीछे एक इंसान हो सकता है या बहुत सारे इंसानों का क्या हो सकता है, हार्डवर्क हो सकता है, तब जाके हमें फाइनली एक आउटपुट मिलेगा या हम कह सकते हैं कंक्लूजन मिलेगा, जिसमें हम क्या कह सकते हैं ये रियलिस्टिक बात है या नहीं। यानी कि जब भी एक साइंटिफिक डिस्कवरी होती है तो वो उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है, कई बार बहुत सारे लोगों की होती है और वो बहुत समय लगाती है, इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ वी शैल स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। वी शैल आल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग इन द स्काई, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये लाइटनिंग से जुड़े हुए हैं, यानी कि आसमान में होने वाले बिजली या मैं कह सकता हूं बिजली के चमकने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। So let us perform some activities to understand the nature of electric charges। तो कुछ एक्टिविटीज हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, बट रिकॉल फर्स्ट what you might have played as a game। बट ध्यान दें कि आपने गेम की तरह क्या देखा है। When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper। जब आप क्या करते हो, रब करते हो प्लास्टिक के स्केल को अपने ड्राई हेयर में, तो आप देखोगे उसके बाद अगर जो पेपर चिप्स होती हैं, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होते हैं, उससे आप जैसे ही क्या करोगे इस स्केल को चिपकाने की कोशिश करोगे तो ये पेपर की चिप्स या पेपर की क्लिप्स आपसे चिपक जाती है, इस स्केल से चिपकती है ना। तो चार्जिंग बाय रबिंग, तो सबसे पहला तरीका होता है कि वी कैन चार्ज अ बॉडी बाय रब, यानी कि हम रगड़ के, बेसिकली इसको फ्रिक्शन यानी कि घर्षण हम कहते हैं, घर्षण से हम क्या कर सकते हैं, आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को। टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगोरसली विद अ पीस ऑफ पॉलिथीन। क्या करे, बॉल पेन ले और बॉल पेन को क्या करें, चलिए पहले से नोट करेंगे फटाफट से। ठीक है, तो चार्जिंग बाय रबिंग को हम देखते हैं कि रब करके कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो टेक अ यूज्ड बॉल पेन, आप क्या करो, एक बॉल पेन लेना, उसकी रिफिल लेना, जो आपने यूज कर लिया उस रिफिल को लेना, रब इट विगोरसली विद पॉलिथीन, पॉलिथीन के साथ बहुत तेजी से इसको रब करना, बहुत तेजी से इसको रब करने के बाद, ठीक है, जब पॉलिथीन से आपने इसको रब किया बहुत ही विगोरस, ठीक है, देन क्लोज इट टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, पेपर रखना, छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखना और उससे टच कराने की कोशिश करना। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड, याद रखना इधर दूर से वाला कोना नहीं, सिर्फ टच करना है रब एंड को, ठीक है। और आप इस रब वाले एंड को, जहां से आपने इसको रब कर दिया उस एंड को छुए ना, उस एंड को आप सीधे क्या करें, पेपर से टच कराएं, ठीक है। ठीक, सो
विद योर हैंड और विद मेटेलिक ऑब्जेक्ट। रिपीट द एक्टिविटी छोटे छोटे पेपर से, ड्राई लीव्स के साथ, हस्क यानी कि भूसे के साथ, मस्टर्ड के सीड्स के साथ, इनके साथ इस ऑब्जर्वेशन को करते रहना। सो व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलिथीन, जब आप एक प्लास्टिक की रिफिल को पॉलिथीन के साथ रब करोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे चार्ज आ जाएंगे। व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्रायर, जैसे कि आप क्या करोगे, जब एक कंघी को अपने बालों के साथ रब करोगे तो क्या करेगा, इसके अंदर भी छोटे छोटे चार्ज आ जाएंगे और इनको बोलते हैं चार्ज्ड बॉडीज। तो क्या बोलते हैं, जब एक प्लास्टिक की रिफिल को रब किया जाए पॉलिथीन के साथ, इसके अंदर स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं। उसी तरीके से जब एक कंघी को, प्लास्टिक की कंघी को आप रब करोगे अपने बालों के साथ, सूखे बालों के साथ, तो इनके अंदर भी चार्ज आ जाते हैं, आवेश आ जाता है और इनको करते हैं चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस प्रोसेस में इन दिस प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम पॉलिथीन एंड हियर आल्सो गेट चार्ज। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, जो रिफिल है वो भी चार्ज हो जाती है, जो पॉलिथीन है वो भी चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी ये एक्टिविटी करनी है। चलिए नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो कलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल लिस्टेड इन द टेबल 15.1। आपको क्या करना है, कुछ मटेरियल और कुछ ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है। ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल मेंशन इन द टेबल। तो आपको क्या करना है, हर एक मटेरियल को जो भी है आपको क्या करना है, रब करना है। एंड रब करने के बाद आपने देखना है कि ये अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये चार्ज होगा या नहीं होगा, इस तरीके से। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपको रिफिल को करके देखना है, बलून को करके देखना है, इरेजर और वूल को करना है, स्टील स्पून को और पॉलिथीन को करके देखना है, और उसके बाद पेपर को अट्रैक्ट करके देखना है कि क्या पेपर उससे अट्रैक्ट हुआ या नहीं। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे अपने करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शंस। तो चार्ज यानी कि कितने प्रकार के चार्ज होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। तो चार्ज कितने तरीके के होते हैं और इनके इंटरेक्शन किस तरीके का है। ठीक है, तो वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं टेबल से। तो देखो, इन्फ्लेट टू बलून, दो गुब्बारे फुलाओ, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। इस तरीके से कि दोनों के दोनों टच ना करे एक दूसरे को। अब क्या करो, रब बोथ द बलून विद वूलन क्लोथ। दोनों को रब करो वूलन क्लोथ यानी कि एक ऊन के कपड़े से। और अब देखोगे आप, तो ये दोनों के दोनों दूर दूर भागने लगे। Now let us repeat this activity with use a refill। अब एक यही सेम टू सेम एक रिफिल से करो। Rub one refill with the polythene, place it carefully in a glass tumbler using the tumbler in a stand। तो सेम आपने क्या किया, एक को पॉलिथीन से रखा और फिर पानी के टम्बलर में डालने की कोशिश की। So rub the other refill also with polythene, bring it to close to the charged refill, be careful not to touch the charge end with your hand। Is there any effect on the refill in the tumbler? तो आप देखोगे कि इस रिफिल को जैसे आपने पॉलिथीन के अंदर रखा एंड यहाँ पर आपने क्या किया, कोई फर्क पड़ा टेम्बलर पे। ठीक है, डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर, क्या ये दोनों की दोनों रिफिल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। इस एक्टिविटी में वी हैव बॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट। हमने दोनों के दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पास पास रख दिया। व्हाट हैपन इफ द टू चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। ऐसा क्या होगा कि जब अलग अलग मटेरियल के चार्ज ऑब्जेक्ट को हम पास रखेंगे। तो रबर रिफिल एंड प्लेस जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर। आपने एक रिफिल को रब किया और उसको ग्लास टम्बलर के अंदर डाला। ठीक है, ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून। जैसे भी इन्फ्लेटेड चार्ज बलून इसके पास लेके आओगे, नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व। तो आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि आप देखोगे कि ये अट्रैक्ट होने लगी है। तो हमने क्या समराइज निकाली, इस पूरी एक्टिविटी की समराइज निकली कि एक चार्ज बलून रेपल बाय चार्ज बलून। तो एक बलून जो चार्ज था वो दूसरे बलून से क्या हो रहा था, रेपल कर रहा था, प्रतिकाशित हो रहा था, दूर दूर जा रहा था। वहीं पर एक चार्ज रिफिल रैपर कर रही थी दूसरी चार्ज रिफिल को, यानी कि एक रिफिल दूसरी रिफिल को भी रेपल कर रही थी, प्रतिकाशित कर रही थी। लेकिन जो बलून है वो अट्रैक्ट कर रहा था चार्ज रिफिल को, यानी कि जो बलून है और रिफिल है ये दोनों के दोनों अलग अलग बॉडी है। तो ये बलून क्या कर रहा था, रिफिल को अपनी तरफ खींच रहा था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तो इससे ये पता लग जाता है कि जो बलून पे चार्ज है वो डिफरेंट है रिफिल के चार्ज से, है ना। ये तो पता लग जाता है कि जो बलून का चार्ज है वो अलग है और रिफिल का चार्ज है वो अलग है। तो कैन वी से देन दैट देयर इज टू काइंड ऑफ चार्जेस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दो प्रकार के आवेश होते हैं। ये कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्ज, तो हम ये कह सकते हैं कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्ज ऑफ द सेम काइंड रेपल ईच अदर। तो हम ये कह सकते हैं सेम सेम तरीके के जो चार्ज है वो एक दूसरे से रेपल करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वाले अट्रैक्ट करते हैं।
तो इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल अ चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। तो एक कन्वेंशन तरीका मान लिया कि जब हमने चार्ज को जब हमने क्या किया, ग्लास रॉड को इससे ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये कन्वेंशन है, माना हुआ तरीका है, ठीक है। सो द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। तो अगर एक को पॉजिटिव बोल लिया तो मान लिया, दूसरे को हमने नेगेटिव मान लिया। तो हमने ये देखा कि इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ विद पॉलिथीन देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द टू। तो यहाँ पर क्या हुआ, अट्रैक्शन होने लगा दोनों के बीच में। तो जैसे ही चार्ज प्लास्टिक को और चार्ज ग्लास को हम एक दूसरे के पास लेके आए तो ये दोनों एक दूसरे को खींचने लगे, आकर्षित करने लगे। व्हाट डू यू थिंक वुड द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? तो प्लास्टिक स्ट्रॉ पे कैसा चार्ज होगा? तो हमने देखा कि ग्लास के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लास्टिक के अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि माइनस चार्ज होगा। तो चार्ज हमने दो तरीके से बता दिया, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर क्या बोला, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय द रबिंग आर स्टैटिक। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मोशन नहीं कर रहे, चार्ज चल नहीं रहे, एक जगह पे ही रुके हुए हैं, तो इनको स्टैटिक यानी कि स्थिर आवेश कहा गया। दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, ये अपने आप से चल नहीं रहे। तो व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जब चार्ज चलने लग जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ये करंट चलने लगा है, जो कि हम इलेक्ट्रिक करंट को क्लास 6 से पढ़ भी रहे हैं। तो जो करंट है सर्किट में मेक्स अ बल्ब ग्लो। तो जब करंट चलता है तो इससे बल्ब ग्लो हो जाता है। और करंट मेक्स अ वायर हॉट। और करंट क्या करता है, किसी तार को गर्म कर देता है, हॉट कर देता है। बट इज नथिंग बट अ मोशन ऑफ चार्ज। तो करंट होता क्या है, कुछ नहीं, जब चार्ज चलने लग जाता है, मोशन करने लग जाता है, गति करने लग जाता है, तो उसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि धारा कहते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो ये बेसिक सी बात आपको याद रखनी है कि जो भी चार्ज यहाँ पर आएगा वो स्टैटिक चार्ज होगा, और चार्ज के मोशन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज की, कि कैसे ट्रांसफर होता है चार्ज का। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।